अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रमीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ UHS MD कैट का 2019 का पेपर शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। इससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बायो का पेपर डिस्कस करेंगे। ये बी जो पेपर आईडी बी है वो पेपर है, इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सारा इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। स्टूडेंट्स, आपको इस स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि हम अल्कोहल और एसिटिक एसिड को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। तो हमें प्रोडक्ट उसने पूछा है कि क्या बनेगी, वो एक ईस्टर और वाटर मालिक्यूल बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आपने ये इसको चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर में भी आपने इसको पढ़ा है कि जब हम किसी अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक ईस्टर मालिक्यूल बनता है और साथ एक वाटर का मालिक्यूल बनता है। दूसरा एमसीक्यू है जी कि फिंगर लाइक इन फोल्डिंग विच आर फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इनर फोल्ड्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। राइबोसोम एक सेपरेट ऑर्गेनेली है, मैट्रिक्स उसके अंदर वाला क्रिस्टी उसके अंदर वाला मटेरियल है, और पोरिन और प्रोटीन है। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ साइनेप्सिस इज डैश लाई आउट विच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जिसे हम आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रीनालिन है, नोर एड्रीनालिन है और सीरोटोनिन है। जबकि इस एमसीक्यू का आंसर है एसिटाइल कोलिन, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्स में आउटसाइड द सीएनएस। चौथा एमसीक्यूज पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस एक वाहक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन गिवन ऑप्शन में न्यूक्लियस एक वाहक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर डीएनए की बात करें, दोनों में पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन होती है वो दोनों में पाई जाती है, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। इनफैक्ट साइज का डिफरेंस होता है राइबोसोम में, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो टोटली प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। पांचवा एमसीक्यूज पढ़ने लगे हैं, इफ वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा उस स्मॉल अमाउंट में वेपर्स बनेंगे, लेकिन वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे। मतलब अगर हीट में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो उसके बदले में सिर्फ थोड़ा वाटर वेपर ही इवेपोरेट होंगे। बी इसका आंसर है। 6 क्वेश्चन में विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सेक्रेशन। गोल्जी बॉडीज जो हैं वो सेल सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है वो फूड सेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, राइबोसोम प्रोटीन सेंसिस, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेंसिस, या इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन चूंकि सेल सेक्रेशन के बारे में है तो सेल सेक्रेशन गोल्जी बॉडीज ही करती हैं। 7वां एमसीक्यूज पढ़ने लगा हूं, नो अ डे एवरी न्यू बॉर्न गेट्स रेगुलर शॉट्स ऑफ वैक्सीन फॉर पोलियो, इट कंटेन डैश फॉर पोलियो टू मेक चाइल्ड इम्यून अगेंस्ट दिस डिजीज। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में एंटीजेंस होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि वैक्सीन में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इम्यूनिटी काज करती है, तो एंटीजेंस इसका सिंपल आंसर है। उसके बाद एंटीबायोटिक की बात करें, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दैट अकर बाय चांस। अच्छा जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 21 में। तो उसके मुताबिक चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दैट अकर बाय चांस, जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद lipids contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate due to presence of। अच्छा, लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन
बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं उनमें क्या उसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल होती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स में। इसकी वजह से लिपिड्स में डबल एनर्जी स्टोर होती है। द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। अच्छा जी, एनाफेज में आपको पता है, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, और एनाफेज में क्या होता है कि जो बनते हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 21 से ये भी एमसीक्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इंस्टेड एनिमल्स हैव सब्सटेंस स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनिमल में लीवर और जो मसल सेल्स हैं उनमें ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं होते, क्योंकि ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो ग्लाइकोजिन स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होते हैं, जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट ने एनिमल बॉडी में स्टोर होना हो तो वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, थिन फिलामेंट्स ऑफ मसल contain डैश चेन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है थिन फिलामेंट में जो एक्टिन मॉलिक्यूल होता है उसकी 3 चेन्स होती हैं, जबकि अगर हम मायोसिन की बात करें जो थिक फिलामेंट पे पाया जाता है तो उसमें 3 चेन्स होती हैं, जबकि जो एक्टिन में है उसमें 2 चेन्स होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द रिफ्लेक्स एक्शन इज फिनोमिना विच ओनली इन्वॉल्व। आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन में रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होती है, ब्रेन तक मैसेज रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं जाता। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल इज डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। ये आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है कि जो एड्स का मैसेंजर आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दोनों रिवर्सिबल इनहिबिशन की टाइप हैं, कॉम्पिटिटिव भी और नॉन कॉम्पिटिटिव भी, दोनों रिवर्सिबल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मेजल्स एंड स्टार्स ट्रांसफर्ड फ्यू बैक्टीरिया grown in N15 medium to N14 medium for replicating their DNA, which would be the result after 2 round of replication। अच्छा, उसने पूछा है कि 2 राउंड रेप्लिकेशन के बाद रिजल्ट क्या होगा। अब एक N15 है और एक N14 है। अच्छा, अब इसमें अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के राउंड के बाद क्या होगा, जो N15 है वो N14 में ग्रो कर रहा है, तो जो N15 के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, दोनों जो स्टैंड्स हैं वो सेपरेट होके उनके साथ एक एक स्टैंड N14 का मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जो N15 और N14 वाला जो हाइब्रिड बन जाएंगे 2। हाइब्रिड के बाद नेक्स्ट जो सेकंड जनरेशन होगी उसमें क्या होगा, 14 वाले अलहदा हो जाएंगे और 15 वाले अलहदा स्टैंड्स। अब 15 वालों के साथ दोबारा 14 स्टैंड लग जाएगा, जबकि 14 वालों के साथ 14 स्टैंड ही लगेगा। तो इसमें क्या होगा, टोटल जो नए डीएनए बनेंगे 2 रेप्लिकेशन के बाद 4 बनेंगे, 4 में से जो 2 होंगे वो 14 वाले होंगे, जबकि जो 2 दूसरे होंगे वो हाइब्रिड होंगे। तो 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स बनेगा और इसमें 50% लाइट का डुप्लेक्स बनेगा, यानी उसमें नाइट्रोजन 14 वाला होगा। उसके बाद in an action potential the permeability of sodium ion in the neuron increase due to। अच्छा जी, एक्शन पोटेंशियल में सोडियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, जो सोडियम गेट्स हैं, सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउटसाइड सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड मूव करती है और सेल की मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इन विच सिचुएशन जीन आर नॉट
sorted independently during meiosis in chromosome. अच्छा, उसने कहा है कि वो सिचुएशन बताएं जिसमें जीन्स इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं होते, व्हेन जीन आर लिंक्ड एंड देयर लोकाई आर क्लोज टू ईच अदर। तो आपको पता है कि जो लिंक जीन हो, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट हो और उनके अलील्स जो हैं वो करीब करीब प्रेजेंट हो, लोकाई लोकेशन उनकी बिल्कुल साथ साथ हो, तो वो जो जीन्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं होते, बल्कि वो वाले असोर्ट होते हैं जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं। उसके बाद अगर हम 19 एमसीक्यूज की बात करें तो 19 एमसीक्यूज में ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश विच आर हैप्लॉइड सेल इवेंचुअली मैच्योर इनटू द स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्म। अच्छा जी, तो उसने बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की प्रोडक्शन में उसकी जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो हैप्लॉइड सेल जो स्पर्म बनते हैं वो किससे बनते हैं, तो वो स्पर्माटिड्स से बनते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्माटिड से मैच्योर होते हैं। उसके बाद द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। उसके बाद अगर हम 21 एमसीक्यूज की बात करें तो उसमें द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ प्लांट्स आर अरेंज एज क्लस्टर इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, द रिएक्शन सेंटर ऑफ दिस क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, आपको पता है कि जो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा के अंदर थैलाकोइड होता है, थैलाकोइड ग्रेना से मिलकर बना होता है, ग्रैनम से। तो ग्रैनम डिफरेंट 50 ऑलमोस्ट 50 ग्रैनम 50 थैलाकोइड मिलके ग्रैनम बनाते हैं। अब जो थैलाकोइड होता है उसमें उसने कहा है कि जो कौन सी चीज़ प्रेजेंट है जिसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन सेंटर, तो वो आपको पता है क्लोरोफिल। ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो एसिटाइल कोलिन एंड नोर एड्रीनालिन आर टू टाइप्स ऑफ डैश यूज इन आवर नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, साइनेप्सिस के दौरान यूज होते हैं। तो आपको पता है कि जो एसिटाइल कोलिन है, हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि जो नोर एड्रीनालिन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। 23 क्वेश्चन नंबर, द टाइप ऑफ एनर्जी रीयूज्ड बाय एंजाइम फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड। अच्छा जी, आपको पता है कि कौन सी एनर्जी जो उसने बताया है कि जो रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उसके जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो असल में वो एनर्जी है जो रिड्यूस करता है एंजाइम किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए। उसके बाद अगर 24 को देखें, द प्रोकैरियोट्स पोजेस स्मॉल राइबोसोम ऑफ साइज 70s सिंपल, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 60s का होता है। उसके बाद 25 होमोजाइगस मीन। अच्छा जी, होमोजाइगस क्रोमोसोम हम डिस्कस करते हैं मोस्टली हैविंग टू आइडेंटिकल अलील ऑफ जीन। ऐसे होमोजाइगस का मतलब है कि एक जीन के दो आइडेंटिकल अलील्स, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए होमोजाइगस अलील हेट्रोजाइगस अलील हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर नंबर 22 से एमसीक्यू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। ज़्यादातर प्रोटीन्स किससे बनी होती हैं जी? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं ज़्यादातर प्रोटीन्स, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है चैप्टर नंबर 2 के अमाइनो एसिड टॉपिक से, प्रोटीन के टॉपिक से। उसके बाद वैसे टोटल 25 टाइप्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। 170 टाइप्स होती हैं अमाइनो एसिड की, जिनमें 25 वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, जिनमें मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 20 होते हैं। 27 एमसीक्यूज, द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड ऑफ बॉडी इज। अब उसने कहा जी किडनी का जो प्रॉपर रूट है वो आपको पता है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28,
इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द डैश ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम। लोकस किसे कहते हैं? पोजीशन को जिस पे वो अलील प्रेजेंट होता है किसी क्रोमोसोम में। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस जो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टार्ट होने के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस है वो सेम है, और वो है ग्लाइकोलाइसिस, और वो साइटोप्लाज्म में होती है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें उसके बाद जो पायरोवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, उससे फर्मेंटेशन हो जाती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है, लैक्टिक एसिड भी हो सकती है। जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीडेशन होती है पायरोविक एसिड की, और उसके बाद वो क्रैब साइकिल में चला जाता है, जो क्रैब साइकिल माइटोसिस उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ कैरियर हेमोफिलिक फीमेल एक्स एच कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच इज मैरिड। अच्छा, इसमें उसने सिंपल यही कहा है कि अगर एक हीमोफिलिक कैरियर फीमेल जो है वो एक नॉर्मल एक हीमोफिलिक मेल के साथ उसकी मैरिज होती है, तो उसमें जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनमें हीमोफिलिया की रेशियो क्या होगी। तो क्रॉस उसने सिंपल दिया है, स्टेटमेंट ना भी पढ़ें तो क्रॉस से समझ लग जाती है। तो इसमें जो बोथ ऑप्शन है सी एंड डी कि जो कैरियर फीमेल्स होंगी वो 25% होंगी, हीमोफिलिक फीमेल्स होंगी वो भी 25% होंगी, और 25% जो मेल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, और जो 25% हीमोफिलिक मेल होंगे। इस तरह जो 50% फीमेल्स एंड मेल्स बोथ है 50% चांसेस ऑफ हीमोफिलिया। अब देखो जो इसमें मेल्स और फीमेल्स हैं वो दोनों 50-50% है, जबकि बाकी जो 50% फीमेल्स होंगी वो कैरियर्स होंगी, और बाकी जो 50% मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे। उसके बाद अगर जी 31 एमसीक्यूज की बात करें, अ डिजीज काज बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ थिन वॉल ऑफ एल्वेलाई। तो एल्वेलाई की ब्रेकडाउन आपको पता है एम्फीसीमा कहलाती है। जो ब्रोंकाइटिस है वो तो वाल्स की इन्फ्लेमेशन है। इस तरह ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शियस डिजीज है, एस्थमा भी एलर्जिक डिजीज है। उसके बाद 32 एमसीक्यूज, सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो पायरोजिन्स हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से आया है, और इसके लास्ट टॉपिक से जो पायरोजिन्स हैं वो क्या करते हैं, सेट पॉइंट को, हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पायरेक्सिया हो सकता है, जिसे हम कॉमन फीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस इक्वेटिकस बिकॉज। अच्छा, हम इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट कैन विदस्टैंड हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर। तो थर्मस इक्वेटस इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये टेम्परेचर बेयरिंग बैक्टीरिया है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दें तो इससे इफेक्ट नहीं होगा, इस वजह से हम पीसीआर में इसे यूज़ करते हैं। आइसोलेट डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट या इससे लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। अच्छा जी, फोटो सिस्टम 1 जो होता है सिर्फ वो ही इन्वॉल्व होता है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। आपको पता है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसका रिएक्शन सेंटर से दोबारा फेडोक्सिन पे आके दोबारा वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स वगैरह में शामिल होकर प्लास्टोक्विनिन से दोबारा फिर एक साइकिल सिर्फ चलता है। इसमें सिर्फ एटीपी जनरेट किए जाते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में। उसके बाद जी फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है ओनली। 35 एमसीक्यूज, विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा जी, कौन सा जो हार्मोन है, हार्मोनल पेयर है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और एम्ब्रियो को यहाँ इम्प्लांट करवाता है? तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है उनका ये काम है, पहले ओवुलेशन से पहले जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है या जनरेट करवाता है, बेसिकली वो जो एस्ट्रोजन है। उसके बाद एलएच के बाद जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है वो फर्दर इम्प्लांटेशन करवाता है और टोटल प्रेगनेंसी तक
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो बर्थ काज करवाता है, लेबर पेन काज करवाता है। उसके बाद द थिक फिलामेंट्स इन द मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल आर मेड ऑफ। अच्छा जी, थिक जो होती हैं वो मायोसिन से होती हैं, जबकि जो थिन होती हैं उनमें एक्टिन भी होती है, ट्रोपोनिन भी होती है और ट्रोपोमायोसिन भी होती है। 37 MCQs। इफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज CCC TAGAG, then what would be the sequence in the messenger RNA after transcription? तो इसमें इससे टोटल इन्वर्ट होगा G G G और A। अब A का ऑपोजिट होता है T, लेकिन आपको पता है जो RNA में T नहीं होगा, RNA में यूरासिल होता है, थायरोक्सिन की जगह टायरोसिन की जगह यूरासिल होता है, तो यहाँ U आएगा, UC ए ऑप्शन है। उसके बाद 38 इन केमियोस्मोसिस द प्रोटॉन H पंप मूव फ्रॉम ल्यूमन टू स्टोमा। केमियोस्मोसिस में जो ल्यूमन होता है उससे स्टोमा की तरफ जो हाइड्रोजन आयन है प्रोटॉन मूव करता है, जिससे ATP जनरेट होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फर्दर ATP बनता है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स सब यूनिट फॉर स्पिंडल फाइबर आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। चैप्टर नंबर 21 माइटोसिस मियोसिस वाला सेल साइकिल वाला चैप्टर है, उसमें जो इंटरफेज है उसमें ये लिखा गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स हैं वो G2 फेज में बनते हैं, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ही माइटोटिक फेज स्टार्ट होना होता है। अगर हम DNA रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन S फेज में होती है, जबकि जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं वो G2 फेज में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हाउ मैनी molecules of ATP would be utilized for phosphorylation of one glucose molecule during glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? तो दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जो इसकी फर्स्ट फेज होती है, जो फर्स्ट फेज होती है, जबकि जो सेकंड फेज है उसमें 4 ATP जनरेट भी हो जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट फेज होती है उसमें 2 ATP हम यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वजह से जो नेक्स्ट 40 MCQs हैं वो बायो को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी, अगर आप बाज़ औक़ात बुक्स को रीडिंग करके थक जाते हैं तो आप यूट्यूब पे इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन कर सकें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को मैं और भी पेपर्स की वीडियो बनाऊंगा जो प्रीवियस पेपर्स हैं MD-CAT के। तो इस जो वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट और जो MD-CAT के पास पेपर हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें और आप अपनी तैयारी को यकीनी बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।